दोस्तों नमस्कार। आज 2-3 दिन बाद वापसी कर रहा हूँ इधर यूट्यूब की तरफ और कुछ बात करना चाहता हूँ। विशेषकर जब मैं आलोचना जगत पर इन दिनों एकदम निगाह गड़ाए हुए हूँ और कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करने में लगा हुआ हूँ, तो जो अनुभव मुझे हो रहा है, वह बहुत कुछ सिखा रहा है। उस सीखे हुए अनुभवों के दायरे में मैं आपसे कुछ बातें बाँटना चाहता हूँ, कुछ चिंताएँ हैं, जिसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ और क्यों और क्योंकि जो मेरी चिंताएँ हैं, कहीं न कहीं आप सबके भी सरोकार उन चिंताओं से बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर एक चर्चा पर चर्चा का माहौल बने, ताकि जो सच है, वो निकल कर के सामने आए और झूठ का जो कारोबार किया जा रहा है, वह परदृष्य से ओझल हो। दोस्तों, साहित्य जब भी हम पढ़ते हैं और जब भी साहित्य में कुछ अ, होते हुए, घटित होते हुए देखते हैं, तो हम यही मानकर चलते हैं कि सबका हित होगा। यानी वही साहित्य है जिसमें सबका हित छुपा हुआ है, साहित्य। समस्या जो है, सब शाब्दिक अर्थ तो बहुत अच्छा है सबका हित, लेकिन जब हम शुरुआत को लेकर के विचार करने लगते हैं, तो साहित्य के जो सर्जक हैं, साहित्यकार, वो क्या कर रहे हैं, इस पर प्रश्न खड़ा होता है और वह प्रश्न कई बार हमें अ, व्यापकता में सोचने के लिए विवश करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो साहित्यकार साहित्य रच रहे हैं, क्या वे वाक़ई समाज के हित को ध्यान में रख के रच रहे हैं? या साहित्यकार जो साहित्य में विविध विषयों को लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे समाज का हित ही है या उनका अपना हित भी इसमें छिपा हुआ है? दोस्तों, ये प्रश्न इतने मामूली नहीं हैं, जिनको हम सुन कर के बगैर विचार किए इसका उत्तर दे सकें। इस प्रश्न के गर्त में, इस प्रश्न के तह तक जब आप जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत से ऐसे निष्कर्ष निकल कर आते हैं, जहाँ हम आपको विचलित होना पड़ता है, अ, मौन होना पड़ता है। मौन तो एक हद तक ठीक है, लेकिन विचलन की और विचलित होने की जो स्थिति है, वो किसी भी रूप में मामूली स्थिति नहीं है। बाद में कविता या सृजन पक्ष शीलता का जो साहित्य है, उस पर नहीं कर रहा हूँ। बात मैं आज आलोचना की करना चाहता हूँ। आलोचना के बारे में यह कहा जाता है कि आलोचक जो बोलता है, सच बोलता है, बगैर किसी पूर्वाग्रह और दुराग्रह के जो सच होता है, उसी को लेकर के सामने आता है। लेकिन दोस्तों, जब आप समकालीन हिंदी साहित्य के आलोचना जगत से गुजरेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ सच ही नहीं बोला जा रहा है, बाकी सब कुछ बोला जा रहा है। यानी जिस सच और निर्छीर विवेक की परिकल्पना एक आलोचक के संबंध में की जाती है, या जिस सच और सच बयानी को लेकर के एक अपेक्षा आलोचकों से की जाती है, आलोचक उसी पर नहीं चलता है, बाकी साहित्य के जितने भी धर्म हैं, उनका निर्वहन वह करने की कोशिश करता है। अब आप ये सोचिए कि आलोचना से अगर साहित्य के सच को निकाल दिया जाए, तो आलोचक नाम की कोई स्थिति बचेगी या आलोचना नाम की कोई स्थिति बचेगी भी या नहीं बचेगी? निश्चित ही वह सच ही है जिसके पायदान पर खड़े होकर एक आलोचक किसी रचना का चयन करता है और उसके मूल्यांकन का जोखिम उठाता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत दूर जाइए, आप समकालीन हिंदी साहित्य के परिदृश्य को उठाकर देखेंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
बहुत अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यदि आप दूर जाते हैं तो बिखराव होता है और बिखराव में निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम आस-पास के वातावरण और परिवेश को देखते हैं, तो चेहरा एकदम साफ-साफ शीशे में नज़र आने लगता है। चेहरा स के नज़र आने से मतलब ये है कि कौन-सा आलोचक अ, महज़ वाह आह की प्रवृत्ति का निर्वहन कर रहा है और कौन-सा आलोचक अ, पाठक की संभावनाओं को तलाशते हुए जीवन की सारगर्भित मूलभूत तत्वों को खोज करके रचना में से ला रहा है, ये चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। आलोचना जगत में की विशेषताओं और आलोचना जगत की आलोचना की परिभाषा और अर्थ से हम लोग बचपन से ही वाकिफ होते आते हैं। खासकर साहित्य के विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि आलोचक ईमानदार और तटस्थ जो कुछ कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कोई कुछ नहीं कहेगा, भले ही उसका कोई सगा-संबंधी ही क्यों ना हो, वह बिल्कुल उसके पक्ष में अपनी बात नहीं रखेगा। यानी जन और चेतना के बीच जो साहित्य का स्पेस जन और चेतना के बीच जो स्पेस है, वह स्पेस साहित्य के माध्यम से ही भरा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महज़ एक आदर्श की स्थिति है। जैसे हर छोटे को बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एक सिद्धांत की बातें हैं। व्यवहार में छोटा अपनाए या ना अपनाए वही स्थिति आलोचना की है। तटस्थता से लेकर ईमानदारी तक एक आदर्श संहिता है, लेकिन इसका पालन बड़े शिद्दत से नहीं किया जाता है, बल्कि हर पल उल्लंघन की एक जल्दबाजी सी मची रहती है। जब मैं आलोचना को लेकर के बात कर रहा हूँ, यह बड़ी विसंगत का समय है, जो टूल्स आलोचना के और जिस वैचारिकता की पैमाना लेकर आलोचक अपने विरोधी विचारधारा वालों के साथ जुटता है या अपने से ना पटने वालों को लेकर के जुटता है, वही चीजें और उन्हीं टूल्स को वह तब भूल जाता है जब उसका कोई सगा संबंधी आलोचना में होता है या उसका फॉलोवर होता है या जिसके प्रति उसका प्रेम है या जो उसको प्रेम करता है उसमें होता है। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको सुनने में थोड़ा-सा भले ही कमज़ोर लगे, लेकिन आलोचना की नींव यहीं पर है। सपोज़ दैट अगर हम जन चेतना को माध्यम बनाकर चल रहे हैं, समाज समकालीन साहित्य में सबसे बड़ा माध्यम है कि जनता के समर्थन में आप कितना लिख रहे हैं और सत्ता के विरोध में कितना लिख रहे हैं। यह मानकर चला जा रहा है कि सत्ता महज़ सत्ता होती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे वाम पार्टियों की हो। लेकिन जब आप सत्ता के पक्ष में लिखेंगे तो जनता का पक्ष ऑटोमैटिक गौड़ हो जाएगा। आदिकाल में यही होता है और रीतकाल में यही होता है कि राजाओं के पक्ष में लिखने वाले कवि जनता की कोई खोज खबर नहीं लेते और इतनी व्यापक दुर्व्यवस्था का शिकार जनता है, उसके पक्ष को लाकर रखने वाला कोई नहीं था। तो आज के दौर में अगर आप राजनीतिक सत्ता आदि को लेकर चलते हैं, तो नो डाउट कि आप एक सच के साथ भुलावा कर रहे हैं। लोभ लाभ के लालच में पड़ करके आप सत्ता पक्ष की जुगाली कर रहे हैं। तो अगर आप जनता का पक्ष लेते हैं, तो सत्ता का पक्ष आपे आप अधूरा हो जाएगा। यानी ये कि साहित्यकार स्वयं एक विपक्ष होता है, इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा और कर लेना चाहिए। आलोचना की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि हम जिस टूल्स को लेकर के उतरते हैं आलोचना करने के लिए, जब हमारा कोई संबंधी होता है तो हम उस पर उसी टूल के अंतर्गत बात नहीं करते हैं। यानी अगर हम जनपक्षधरता को लेकर के बात कर रहे हैं, तो जो हमारे अगेंस्ट विचारधारा के लोग हैं या जिस कवि को मैं लाइक नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं एकदम तीसरे लोक का दुनिया घोषित करके ये बताने की प्रमाणित करूँगा कि वह हमारे लोक का नहीं है और इसलिए वह लोक के संदर्भ में कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि तीसरे लोक में बैठा हुआ कोई कवि है और अगर उसने मुझे या हमें बुला करके किसी कार्यक्रम में अच्छी खातिरदारी की है और मान-सम्मान दिया है, तो हम उसके गुणगान करने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे और ये कहेंगे कि वह व्यक्ति हमारे लोक से दूर रहते हुए भी हमारे लोक की प्रशंसा कर रहा है।
अब सवाल ये है कि जो आलोचना का सच है, अगर कोई रचनाकार गलत रचना कर रहा है, तो उसको यह बताया जाना कर्तव्य है कि भाई तुम इस पॉइंट पर गलत हो। लेकिन हो क्या रहा है, जो गलत है अगर अपने पक्ष का है तो उसको हम नामोर सिंह की जगह रख करके देखेंगे, और अगर जो सही कह रहा है और अगर विरोध में है तो उसको हम जितनी भी लानत मलानत भेजनी होगी हम भेजेंगे। और ये समकालीन आलोचना जगत की एक बहुत बड़ी विडंबना है। यानी अगर आप हमारे प्रिय हैं तो आप हमारे लिए नामवर सिंह हैं, और अगर आप हमें प्रिय नहीं हैं तो हमारे लिए आप गली और नुक्कड़ पर बैठने वाले उस साहित्यकार के समान हैं जो पूरे दिन चाय की चुस्कियों में गंवा देता है और एक कविता भी नहीं लिख पाता है। सवाल ये है कि ये आलोचना की इतनी भयानक स्थिति क्यों है? आलोचक इतनी संकीर्णता का शिकार क्यों है? जिस पाठकी ईमानदारी की बात वह करता है, उसी पाठकी ईमानदारी का परिचय वह क्यों नहीं देता? क्यों वह किसी रचनाकार को आसमान पर चढ़ाता है, किसी रचनाकार को पाताल में धकेल देता है? सपोज दैट, मान लीजिए कि किसी की साहित्य में अश्लीलता है, मैं अगर मान लो कि मैं किसी की साहित्य में अश्लीलता दिखा रहा हूँ और उसके मूल्यांकन में हमने उसको पॉर्न कंटेंट राइटर तक घोषित कर दिया, लेकिन दूसरी जगह जो साहित्यकार हमारे संबंध में बैठा है वह अश्लील से अश्लील कृति लिखता जा रहा है, उसमें हमें स्त्री सशक्तिकरण के मुद्दे और आधुनिकता के अंश दिखाई देंगे। इतना विभेदक दृष्टि कहाँ से लाते हैं लोग, ये मैं तब से सोच रहा हूँ जब से आलोचना जगत में प्रवेश किया हो। इवन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे अनुभव गहराता जा रहा है, और पूरा साहित्यिक परिदृश्य मुझे किसी षड्यंत्र भरे बाजार से कम नहीं लग रहा है। आलोचना मुंह देखी कब से हो गई? आलोचना अ, अपनों की गुलाम कब से हो गई? अगर कोई कवि अच्छा काम कह रहा है तो उसको अच्छा कहने में आपका जा क्या रहा है? ये सब परेशानियां हैं साहित्य जगत की, आलोचना जगत की। आलोचना इस समय सबसे अधिक संशय के दायरे में है। कोई समीक्षा लिख रहा है, कोई आलोचना लिख रहा है, तो यह मानकर चला जा रहा है कि अगले के साथ अगले का संबंध होगा इसलिए लिख दिया। यानी जिसका संबंध नहीं है, जिसके संबंध के लोग नहीं है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। जो गांव के किसी कोने में बैठा हुआ रचनाकार है और वो आपके सोशल मीडिया में आने से दूर है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। जो शहर के कोने में बैठा हुआ है और आप तक पहुंचने की सुविधा उसके पास नहीं, उसको खोज कर कौन लाएगा? पके पकाए आप खोज रहे हैं, आपको पका पकाया हुआ मिल जाए और आप उस पर बोल दें, आप उस पर लिख दें, आप उस पर पुस्तक संपादन कर दें, क्या यही आलोचना का काम रह गया है? अगर यही रह गया है तो नई प्रतिभाओं को खोज करके कौन लाएगा? अगर नई प्रतिभाओं को खोज कर लाने का कार्य आलोचकों का है तो कितने आलोचक हैं जो ऐसा कर रहे हैं? यह एक गंभीर समस्या है। नवगीत जगत की बात करूं, किसी दूसरी जगह न जाकर के नवगीत विधा की आलोचना पर अगर मैं बात करता हूं तो बहुत भयानक परिदृश्य है। यहाँ छोटे-छोटे गुट हैं, छोटे-छोटे दबाव समूह, जैसे राजनीतिक दलों के दबाव समूह होते हैं, उसी तरीके से यहाँ नवगीत जगत के दबाव समूह हैं। छोटे-छोटे लोग हैं, छोटे-छोटे कहने का मतलब हम किसी फीट का पैमाना लेकर नहीं बैठे हैं कि उनकी लंबाई-चौड़ाई की नाप-तोल कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हृदय से बहुत छोटे लोग, दिमाग से बहुत छोटे लोग। जो छोटे-छोटे गुट बना करके इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि आलोचना जैसी किसी स्थिति को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जो आलोचक हैं भी, वे भी आलोचना नहीं करना चाह रहे हैं, वे सिर्फ प्रशंसा पत्र लिखना चाह रहे हैं। और घूम करके जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो इस बात को लेकर तिलमिला जाते हैं कि आप उनसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि नवगीत को लेकर के बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बहुत कुछ भयानक हो रहा है। नवगीत को जो सिरमौर हैं, अधिकांश उनमें से नवगीतकार हैं ही नहीं, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। बहुत से कवि आपको ऐसे मिल जाएँगे जो आज भी गीतों की शुष्कता से दूर नहीं हुए हैं, लेकिन वे अपने आप को एक बड़े नवगीतकार के रूप में प्रपोज़्ड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और आपकी मजबूरी है कि आप उनको बड़ा नवगीतकार मानें और मान रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ठीक आलोचना का अभाव है, जो शक्ति के साथ पानी को पानी कह सके, दूध को दूध कर सके और जो दूध और पानी का मिश्रण है उसको मिला हुआ पानी घोषित कर सके। बहुत अभाव है। इतना अभाव है कि अगर आप फिर वही बात कि अगर आपके साथ संपर्क हमारे सही है तो मैं आपको नामवर सिंह बना दूँगा और अगर आपके साथ मेरे संपर्क नहीं सही है तो नामवर सिंह कौन बनाने के लिए गए? हम आपको अपने गली में भटकने वाले उस कमज़ोर कवि के रूप में भी नहीं देखना चाहेंगे, जिसका नोटिस बाहर का कोई नहीं लेता। ये पर्दे